सब्सक्राइब कीजिए इंडोशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो गाइस, आई एम हिमांशी वर्मा फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट ग्रुप। हमने अपनी नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी 10th का सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था, पॉलिटी का संघवाद। जो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना पर्याप्त नहीं कि अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर ही निर्भर होता है। आप हमें ये बताइए कि अगर हम किसी नियम को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपयोगी होना चाहिए। अगर कोई, जैसे कि हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल के प्रिंसिपल बोलते हैं हमसे कि सभी लोग आप एक एक साफ क्लीन एंड नीट ड्रेस में आए, यानी आप बहुत ही एक क्लीन ड्रेस पहन कर आएंगे सभी लोग। मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए ये नियम निकाला गया। तो ठीक है, बच्चों ने नॉर्मली लिया, कुछ बच्चे पहन कर आए, कुछ बच्चे नहीं आए, कुछ बच्चे गंदी ही ड्रेस पहन कर आए। तो उस समय क्या होता है कि अगर प्रशासन मजबूत बन जाए, यानी कठोर बन जाए, यानी चेक करे कि कौन बच्चा क्लीन ड्रेस पहन कर आया, कौन बच्चा गंदी ड्रेस पहन कर आया है, फिर तो प्रशासन के इस तरीके से कठोर हो जाने पर बच्चे लोग कहेंगे, सोचेंगे कि हाँ नहीं, हम लोगों को क्लीन ड्रेस पहनकर जाना चाहिए, रोज चेक होता है, हमको पनिशमेंट मिलता है या हम पर फाइन लगाया जाता है। तो एक ये तरीका है अपनी व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा तरीका ये होता है नागरिकों का जिम्मेदार होना, यानी जिन लोगों पर हमने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आप लोग की जिम्मेदारी है कि बच्चे नीट एंड क्लीन आए, तो वो अपना कार्य अच्छे से करें। यानी कि वो बच्चों को अच्छे से समझाएं कि आप लोगों को साफ सुथरी ड्रेस में ही आना है, और बच्चे भी यही समझे कि अब हमको भी क्लीन ड्रेस में जाना चाहिए। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी व्यवस्था को चलाना चाहते तो उस व्यवस्था में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना जरूरी है। और उस व्यवस्था को चलाने के लिए प्रमुख ये नहीं है कि उस व्यवस्था के लिए जो नियम हमने लिए हैं वो नियम उपयोगी है, नहीं, बल्कि उन नियमों का जो पालन करवा रहे हैं, जो लोग पालन कर रहे हैं, उनका उत्तरदायी होना अपने अपने कर्तव्यों के प्रति ये महत्वपूर्ण है। जैसे एक स्टूडेंट का मेन कर्तव्य क्या होता है कि वह अपनी पढ़ाई के प्रति उत्तरदायी हो, यानी अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो। ठीक है, ये भारत का मैप हुआ करता था उस समय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है गुजरात, मध्य भारत, तो ये सब हमारी रियासतें थी, बाद में ये सब एक हुई। देखिए, मैसूर, मद्रास, हैदराबाद मध्य प्रांत, एमपी है, ये मध्य भारत, ये युक्त है, ये हमारा संयुक्त प्रांत है, ये नेपाल है, ये असम है, ये हमारा म्यांमार है, ये चीन, ये बर्मा है। ठीक है, तो ये उस टाइम का मैप है। संघवाद की भावना, विविधता का आधार और संग संग साथ रखने की इच्छा हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है यह काम किस तरह हो पाया है। भाषाई राज्य, देखिए भाषा, हम सभी जानते हैं कि आज अपने ही इलाके से कुछ दूरी पर चले जाए, भाषा में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा भारत तो इतना बड़ा है, तो वहां भाषा में परिवर्तन होना तो एक सामान्य बात है। तो यह भी एक बड़ी मुश्किल थी कि कैसे हम लोग एक भाषा ही तो आधार होती है जिससे हम लोग एक दूसरे को विचार को समझ सकते हैं। जब हमें भाषा ही समझ में नहीं आई तो हम विचारों को कैसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका मेन यही रखा गया, इस मेन उद्देश्य यही था कि हम, जैसे कि अब तेलंगाना है, तो तेलंगाना में अगर हम उत्तर भारत के किसी व्यक्ति को पहुंचा दें और कहें कि आप शासन करो, लोगों को अनुशासित कीजिए, लोगों को समझाइए कि वे एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाए, तो क्या लोग उसकी बात सुनेंगे? क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आएगी। मतलब भाषा का परिवर्तन होने से क्या वार्तालाप हो सकता है? क्या उत्तर भारत से गया हुआ व्यक्ति, जिसे जिसे वहां की भाषा नहीं आती, क्या वो व्यक्ति वहां के लोगों की समस्याओं को दूर कर पाएगा और वहां के लोगों को प्रशासन की नीतियां बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसलिए हम लोगों ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना किया। इससे क्या होता है कि वैसे तो हम लोग ने ये नहीं सोचा था जब हमारा देश आजाद हुआ था कि हम लोग भाषा के आधार पर गठन करेंगे, लेकिन कई राज्यों को एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं, इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं। मतलब ऐसा होता है जैसे साउथ में तो नीचे तमिल, कन्नड़, उड़िया ये सब चलती है, तो वहाँ हिंदी इतना नहीं बोली जाती थी। तो वहां सभी ने कहा कि उसी भाषा
का राज उसी भाषा से गठित किया जाए जहाँ उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, ताकि वहाँ प्रशासन को आसानी से व्यवस्थित किया जा सके। और कहीं-कहीं हमने उनकी भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नता को रेखांकित करने, उन्हें आदर देने के लिए भी हमने उन्हें अलग किया। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तराखंड तो हमने यूपी से इसलिए अलग किया क्योंकि वह पहाड़ी इलाका था। मतलब हमने अपने उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका उत्तराखंड को दे दिया था पूरा। एक भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि देश टूट जाएगा। जब हम किसी को बांटते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि वह चीजें फिर से एक हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश कुछ समय के लिए लगा कि टूट रहा है, लेकिन आज हमारा देश एकीकृत है उस बदलाव से। ठीक है, पहले की अपेक्षा भी सुविधाजनक हो गया है। भाषा नीति, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा तो माना, लेकिन हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा, उत्तर में रहने वालों की, नीचे रहने वालों की हिंदी मातृभाषा नहीं है। अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक दूसरे उपाय किए गए और इस तरह धीरे धीरे हमने अपने संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को शामिल किया था। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब 14 भाषाएं थी और हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार आज वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। हाँ, अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं इसका आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो आप इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते उम्मीदवार को इस विकल्प के रूप में, लेकिन वहां ऑप्शन होना चाहिए कि आप इन सभी भाषाओं में से किसी एक को चुन सकते हैं। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी बरती। देखिए, श्रीलंका ने सिंगलियाओं की भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया और हर जगह उसको प्राथमिकता दी, लेकिन हम लोगों ने हमारे देश में हिंदी के साथ ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें डर था कि कहीं हम हिंदी के साथ ऐसा करेंगे तो बाकी राज्य हमसे रुष्ट होकर कहीं वो विद्रोह ना करने लगे हमारा। इसलिए हमने सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग पर ध्यान दिया और बोला था कि हम सिर्फ 15 वर्ष तक ही अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, जब तक हमारा हिंदी से तालमेल हो जाएगा उसके बाद हम हिंदी को शामिल कर लेंगे। लेकिन इसके बाद भी कई प्रदेशों ने मांग की कि अगर आप हमारी भाषा को शामिल नहीं कर रहे तो अंग्रेजी को करो, आप हिंदी का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे। तो तमिलनाडु ने तो इस उग्र रूप भी ले लिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी, इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप दे जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। अगर हम उत्तर में ही रहने वाले लोगों से बोला जाए कि चलिए आप लोग कन्नड़ में बात कीजिए, तो क्या हम कर पाएंगे? कन्नड़ में प्रशासन होगा तो क्या हम प्रशासन की बात समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। ठीक वैसे ही इसलिए उन्होंने अपने हिंदी के बढ़ावा देने के उद्देश्य में कभी भी उन लोगों को हानि नहीं पहुंचाई जो हिंदी को नहीं जानते थे, और इस मामले में हमने लचीला रुख अपनाया। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने शुरुआत से ही हिंदी को तोड़ दिया था, शुरुआत से हिंदी का अस्तित्व खतरे में डाला, लेकिन ये शायद खतरे में डाला नहीं था, हमने अपने देश को बचाने के लिए हिंदी के अस्तित्व को थोड़ा सा कम किया, महत्व को। खैर, महत्व तो आज भी कम नहीं है। केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव। केंद्र राज्य संबंध में लगातार बदलाव आते हैं और यही तय करते हैं कि संघवाद की हमारी सत्ता कितनी मजबूत है, साझेदारी कैसी है, शासक दल और नेता किस प्रकार की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र में वही सरकार है और राज्य वही सरकार है, तो राज्य सरकार अपने शायद अपने अधिकारों का उस तरीके से प्रयोग ना कर पाए। लेकिन अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पार्टी की, तो शायद राज्य केंद्र से हटकर कुछ सोचे, केंद्र से हटकर राज्य के कुछ लिए विशेष सोचे। जहां लोग विभिन्न होते हैं वहां विचार भी विभिन्न होते हैं, वहां तकनीक भी विभिन्न होती है। ठीक है। राज्यों के अधिकारियों की अनदेखी करने की कोशिश की। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों
की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद भावना के प्रतिकूल काम थे। मतलब अगर केंद्र की सरकार राज्य में नहीं बनती थी तो राज्य राज्य की डिमांड्स को नहीं माना जाता था, केंद्र नहीं मानती थी केंद्र, और संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दल को भंग कर देती थी सरकार। लेकिन 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस स्थिति में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर में गठबंधन सरकार हुई। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। अब गठबंधन बनाए तो सबकी बात ही माननी पड़ेगी, सबके विचार देखना पड़ेंगे, और स्वायत्त एक नई संस्कृति पनपी। गठबंधन भी देखिए हमारा एक नई संस्कृति के रूप में पनप कर आया। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए अब मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था, सत्ता की साझेदारी, संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में अभी ज्यादा प्रभावी है। देख सकते हैं राज्यों की शक्तियां, ये कुछ डायग्राम्स है, ये गठबंधन सरकार है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है यह दोनों अंकित कार्टूनों राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया। क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ और शक्तियां दे? किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट रखे, ये भी होता है। भारत की भाषाई विविधता, अगर हम देखें विविधता देखें तो असमिया 1.26, आप हिंदी देख सकते हैं कि हिंदी कितनी बोली जाती है। हिंदी देखिए 43.63। और अगर हम इसमें अंग्रेजी देखें तो देखते हैं अंग्रेजी कहाँ है, इसमें अंग्रेजी नहीं है। तो आप देख सकते हैं हिंदी है, और हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा तो इसमें नहीं पता चल रहा है इतना, लेकिन हिंदी ही होगी सबसे ज़्यादा। और अगर हम इन सभी में देखें तो सबसे ज़्यादा हमारी बांग्ला है, आप देख सकते हैं। हिंदी का प्रतिशत 43.63 है। ठीक है। इनको थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, 1956 को लागू किया गया। ठीक, पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन की आयोग की स्थापना की गई थी, और अपने तरीके से राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया गया। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आजाद होगा तो इस देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा। पर 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। यानी विभाजन का आधार क्या था? धार्मिक आस्था से। धार्मिक आस्था ही तो थी जिससे हमारा पुरातन प्राचीन जुड़ाव था। पुरातनी व्यवस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा है। इसके आधार पर कितने विभाजन होंगे? नेहरू, पटेल और राजा जी के मन यह सवाल कौंध रहे थे कि हमने धार्मिक के आधार पर तो हम वैसे ही बंटवारा कर चुके, अब भाषा भी तो जुड़ी हुई है लोगों के धर्म से, और अगर उसके आधार पर हम कितने बंटवारे करेंगे। बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय बंगाली या भारतीय अथवा तमिल, भारतीय गुजरात जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। यह विवाद सुखद तो नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भय स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ और ही होती। एक भाषा 14-15 राष्ट्र के होते। भारत में विकेंद्रीकरण, अब हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें दो से अधिक स्तरों वाली होती है। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है? विभाजन कर देना, यानी जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता था। भारत के प्रांत यूरोप स्वतंत्र देश से भी बड़े हैं, और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए। हमारा यूपी ही देख लीजिए, एक तरफ बुंदेलखंड सूखा क्षेत्र है, और एक तरफ हम पीलीभीत चले जाए जो हिमालय की तलहटी से लगा हुआ है। एक तरफ आप बदायूं बस्ती चले जाइए, और ग्रेटर नोएडा चले जाइए, तो है ना सभी में विभिन्नताएं। तो इसके अब भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी को 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया कि इसके फलस्वरूप तीनों स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आए, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। ठीक है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं, तो
तो इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, सत्ता को विभाजित कर दिया जाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से किया जाएगा। यानी कि अब आप खुद सोचिए, जैसे एक बहुत ऐसे पीएनबी ही है, तो पीएनबी अपनी छोटी छोटी ब्रांच शाखाएं क्यों बनाता है? क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम पीएनबी की बहुत सारी ब्रांच बना देंगे तो लोगों को आसानी होगी हमसे संपर्क करने में, हमारी सुविधाओं का लाभ उठाने में। ठीक वैसे ही राज्य ने भी वही किया। लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, ये सही बात है। इसलिए तो हम लोग वार्ड के चुनाव करते हैं। क्यों? क्योंकि वार्ड में रहने वाले व्यक्ति को वार्ड की समस्याओं का पता होता है, तो वह हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति उसी वार्ड का निवासी हो। ठीक है। इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए, चीजों का आधुनिक कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए। और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ जाती है और स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है। यानी अब हम वाकई में लोगों को शामिल कर रहे हैं। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई थी। गांव शहर, देखिए गांव में अलग होता है, शहरों में अलग होता है, तो इसी हिसाब पर हमने सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें की। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहर में नगर पालिकाओं की स्थापना की। इन्हें हम राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में, इन्हें हमने असीमित भी नहीं रखा और राज्य सरकार से ऊपर भी नहीं रखा। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था, ना संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र ही हुआ था, लेकिन अब यह प्रभावी है। सबसे बड़ा कदम 1992 में हुआ था। मतलब पहले भी ये चीज की गई थी, लेकिन तब यह प्रभावी नहीं था, क्योंकि इनके चुनाव भी ढंग से नहीं कराए जाते थे और कोई संसाधन, कोई शक्ति का स्रोत भी नहीं था। तो यही सब था। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी कब बनाया गया? 1992 में संवैधानिक बाध्यता हुई चुनाव नियमित कराना। इसे हमने बाध्य किया। निर्वाचित स्वशासी निकाय के सदस्य पदों में अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की। कम से कम 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षण किया। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का भी गठन किया हमने, कि पंचायत नगर पालिका का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराएगा। राज्य सरकार को अपने राजस्व का कुछ हिस्सा इनको भी देना पड़ता था, ताकि इनकी प्रकृति हर राज्य में अलग अलग हो जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, एक तरीके की परिषद होती है, सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं, उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। और इसमें चुनाव गांव तथा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग के मतदान के जरिए होता है। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। ग्राम सभा की देखरेख भी चलती है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक होती है। स्थानीय स्वशासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी भी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। हमने देखा ग्राम पंचायत में एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। सदस्य वार्ड से चुने जाते हैं, इसलिए उन्हें पंच कहते हैं। अध्यक्ष सरपंच होता है। फिर बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर हम पंचायत समिति बनाते हैं और इसके अध्यक्ष का हम चुनाव करते हैं। लेकिन चुनाव भागीदार कौन होते हैं? सभी पंचायत सदस्य भागीदारी होती है। जिला परिषद में उस जिले में लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद व विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय संस्थाएं वाली शहरों में भी काम करती हैं और शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं। बड़े बड़े नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका व नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान हेतु नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। ठीक है। तो नगर निगम के हम पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। ठीक है। स्थानीय सरकार की व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे अच्छा उदाहरण है। ब्राजील का एक प्रयोग भी है। ब्राजील के शहर पोर्लो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण नागरिक की
सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया। इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया। अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती, जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह होता था। हम देख सकते हैं कि ब्राजील ने किस प्रकार छोटे से छोटे विभाजन करके किस प्रकार यही प्रक्रिया अपनाई, और इस फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस तरीके से अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं और पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माण झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते। नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में एक दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। यानी हमारे यहाँ मतलब हम जो अध्यक्ष चुनते हैं 36 लाख, वह कई आबादियों से भी ज्यादा है, कई देश की आबादियों से। स्थानीय सरकारों की संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई और इसने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है। बड़ा देश है, परेशानियां होती ही हैं। बस यही है कि हम सभी समस्याओं का समाधान करते जाएं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। इस प्रकार हम सुशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर है। चलिए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया है। चलिए, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर आप उन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएंगे। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा। तो आपको पता है कि हमारे इस जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है वहां पर है मणिपुर। सिक्किम तो हमारा पश्चिम बंगाल से ऊपर की तरफ लगा हुआ है। इस तरफ हमारा भूटान है, इस तरफ सिक्किम है, यहाँ हमारा नेपाल लगा हुआ है, नीचे हमारा पश्चिम बंगाल है। मणिपुर और छत्तीसगढ़ तो अंदर ही आप देख सकते हैं। गोवा महाराष्ट्र के पास हैगा। और विश्व के खाली मानचित्र पर भारत के संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएंगे। संघीय शासन इसको हमारा बेल्जियम है, स्पेन है, इन सब में संघीय शासन है। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप के मुख्य अंतर यहाँ बता ही सकते हैं। 1992 के संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय स्वशासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर यही कि यह पहले कम प्रभावी थी, इनके पास उतने अधिकार नहीं थे, लेकिन अब इनके पास अधिकार भी ज्यादा और यह काफी प्रभावी भी है और इनके चुनाव को संवैधानिक बाध्यता भी दी गई है। ये कुछ एमसीक्यू है। संघीय सरकार की एक विशिष्टता है कि अधिकार भी नहीं इसमें आएगा। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है, यही है इसका अधिकार। ठीक है, नीचे दिए गए हमें इसमें बताना है कि संघ सूची में, राज्य सूची, संवर्ग सूची में कौन कौन से विषय आएंगे, जिस पर अगर संघ केंद्र के पास जो विषय आएंगे वो संघीय सूची, राज्य के पास जो विषय आएंगे वो राज्य सूची में, केंद्र व राज्य दोनों के पास वो समवर्ती सूची में। या आप मिला सकते हैं, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, मैचिंग कर सकते हैं। जैसे भारतीय संघ, तो संघ का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। ग्राम पंचायत का सरपंच और नगर निगम का मेयर। चलिए, यहाँ आपका चैप्टर क्लोज हो जाता है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, जान पहचान वालों को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।